please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हमशक्ल सड़कों पर घूमते नजर आए। ये दोनों गोरखपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करने वहां पहुंचे, जिन्हें देखते ही लोगों की भीड़ जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरह दिखने वाले ये दोनों शख्स अपनी जैकेट पर कमल का निशान लगाकर घूमते नजर आए और लोगों से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। पीएम मोदी के हमशक्ल दिल्ली से आए रणबीर ने गोरखपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। हारने के तो कोई मतलब नहीं हो सकता, उनके जमाने से भी जब्त हो जाए जो अपोजिशन वाले हैं। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के दौरान इन दोनों ने एक मंदिर में दर्शन भी किए। इन दोनों हमशक्ल को देखकर ज्यादातर लोगों को लगा कि जैसे खुद पीएम मोदी और अमित शाह उनके बीच में आ गए। हमने अचानक देखा तो हम कहे कि मोदी जी और अमित शाह जी आ गए हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमको बड़ा अच्छा लगा। योगी आदित्यनाथ के सीएम पद संभालने के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट खाली हो गई थी, जिसकी वजह से इस सीट पर 11 मार्च को फूलपुर लोकसभा सीट के साथ उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 14 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन पर निशाना साधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों के मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 15 वर्षों तक इन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसलों के नुकसान के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। जो ये बछड़े किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये 9 महीने में पैदा नहीं हुए होंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हैं बड़े इस मामले में माहिर, क्योंकि जिंदगी भर यही काम किया है और इस समय वहां अपने घर के बछड़ों को लाकर के किसानों के खेत में छोड़ दे रहे हैं। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ माना जाने वाला फारूक टकला सीबीआई के हत्थे चढ़ गया है। फारूक टकला कई साल से देश की जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था, लेकिन बुधवार रात उसे दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया और एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 996 से गुरुवार सुबह 4:45 पर वो दिल्ली पहुंचा, जहां से सीबीआई की टीम उसे लेकर मुंबई की फ्लाइट में सवार हो गई। मुंबई पहुंचते ही दाऊद के गुर्गे से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी। दोपहर में सीबीआई की टीम ने फारूक टकला को मुंबई की कोर्ट में पेश किया। मुंबई पुलिस की एक वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच टकला को लाया गया। सफेद दाढ़ी मूंछ और सिर पर टोपी पहने हुए टकला के आगे पीछे कई पुलिस वाले और कुछ सीबीआई के अफसर थे। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों में दाऊद के साथ टकला पर भी साजिश रचने का आरोप है, लेकिन फारूक टकला धमाकों से 2 महीने पहले ही दुबई पहुंच गया था। टकला के खिलाफ साल 1995 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी टकला जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, जिसकी वजह फारूक टकला का एक नकली पासपोर्ट माना जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फारूक टकला ने दुबई में रहते हुए अपने लिए नकली पासपोर्ट का इंतजाम कर लिया था। इस फर्जी पासपोर्ट में टकला ने अपना नाम मुश्ताक मोहम्मद मियां लिखवाया और अपनी जन्म तारीख 1 जून 1964 बताई। न्यूज 18 इंडिया के पास इस पासपोर्ट का नंबर भी है। ये नंबर J643568 है। ये पासपोर्ट टकला ने 8 फरवरी 2011 को दुबई से ही रिन्यू करवाया, जिसमें टकला का पता महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का दिया गया है। इसी नकली पासपोर्ट पर टकला न केवल दुबई में रह रहा था, बल्कि दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर डी कंपनी का धंधा फैला रहा था। लेकिन इस फर्जी पासपोर्ट की डिटेल जांच एजेंसियों तक पहुंचते ही वो कानून के शिकंजे में आ गया। आरोपों के मुताबिक 1993 बम धमाकों के लिए टकला ने ही हथियार और बम बनाने का सामान पहुंचाया। आतंकियों को पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग दिलाने का आरोप भी टकला पर है। तो धमाकों के बाद आरोपियों को दुबई पहुंचाने और उन्हें ठहराने का आरोप भी टकला पर ही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि दुबई में डी कंपनी का कारोबार संभालने का काम भी टकला ही करता था, तो हवाला और क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी का पूरा रैकेट भी टकला ही संभाल रहा था। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों का यहाँ तक मानना है कि दुबई में हुई जिस मीटिंग में 1993 के बम धमाकों की साजिश तैयार हुई, टकला उस मीटिंग में भी मौजूद था। इसीलिए इस गिरफ्तारी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि टकला से पूछताछ के बाद दाऊद के कारोबार से जुड़े कई राज खुलेंगे। टी गैंग के खिलाफ और पुख्ता सबूत मिलने की कोशिश की जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इस कामयाबी का सेहरा NSA अजीत डोभाल के सर बांधा और ट्विटर पर लिखा कि सीबीआई की झोली में फारूक टकला के आने पर हमें NSA डोभाल को बधाई देनी चाहिए। दाऊद अब ज्यादा दूर नहीं है। माना जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कानूनी लड़ाई में टकला देश की जांच एजेंसियों के लिए बड़ा हथियार साबित होगा। राजबब्बर ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने फूलपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला किया कि वो लोगों को नारों से उलझाकर वोट मांगती है। सिर्फ नारों में ही वो देश चलाना चाहते हैं, लेकिन धरती के ऊपर न किसान को कुछ मिल रहा है, न नौजवान को कुछ मिल रहा है।
बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने शराब की तस्करी के आरोप में 2 जगहों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 36 डंपर जब्त किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सिंगापुर के पीएम समेत कई नेताओं से मिलेंगे और दूसरे अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के आरोप को लेकर पुलिस आज कुछ और विधायकों से पूछताछ करेगी। मलेशिया में खेले जा रहे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम आज आयरलैंड के साथ होने वाले मुकाबले में बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी ताकि उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रहे। राजस्थान के उदयपुर में एक कच्चे घर में आग लगने से 5 बकरियां जल गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने बाइक से लूट करने के इल्जाम में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक झील में दूषित पानी आने से 20 लाख रुपए की हजारों मछलियां मरने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शादी समारोह के दौरान जश्न में हुई फायरिंग में एक बीएसएफ जवान गोली लगने से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस नेता और नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार अयोध्या का शव संदिग्ध हालत में एक स्कूल के कमरे से बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दुकानदार को पीटने का मामला सामने आया। लखनऊ में ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई सिटी बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। वहीं घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हादसे के बाद फरार बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के सोनीपत में लोहे के सरियों से भरा एक ट्रक बिजली के हाई वोल्टेज तारों के नीचे खड़ा नजर आया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर साइड में खड़ा करने के दौरान यह ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से ट्रक में करंट फैल गया और ट्रक चला रहे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर ब्रिजलाल यूपी के गाजियाबाद से सोनीपत के कुंडली में सरियों से भरा ट्रक लेकर पहुंचा। वो ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर रहा था, तभी ट्रक ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार से छू गया और ट्रक चला रहा ड्राइवर करंट की चपेट में आ गया। हाई वोल्टेज तार गुजर रही थी जो ट्रक की बॉडी में टच होगी, टच होने से गाड़ी में करंट आ गया। आरोप है कि खंभों पर लटके बिजली के तार काफी समय से ढीले होकर नीचे लटक रहे थे। हालांकि इस हादसे के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी की मदद से तार को ऊपर कर दिया। बिजली वाले की लापरवाही है, बिजली वाले ने वो काम करे जो करना चाहिए था, उन्हें तार नहीं काटे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोग जोरदार हंगामा और नारेबाजी करते दिखे। आरोप है कि एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के अपमान के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे, लेकिन कुछ लेफ्ट समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच तीखी झड़प हो गई। नौबत ये आ गई कि मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करा रही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और देखते ही देखते दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। दोनों पक्षों के बीच इस झगड़े में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को भगाना शुरू कर दिया। लेकिन लेफ्ट समर्थक इतने नाराज थे कि उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरएसएस का पुतला भी फूंका। ये लोग त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने का विरोध कर रहे थे। राज्यसभा सीट के लिए जेपी नड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कालिक पोतने का विरोध करने पहुंचे बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में भीड़ ने एक आरोपी सिपाही को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की एक गुफा में छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से एक आदमी की मौत हो गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियां एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इन लोगों ने एसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके लिए ये लोग हाथों में बैनर लेकर जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास पहुंचे। बड़ी संख्या में आए इन छात्रों ने एसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इन लोगों ने परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध किया और एसएससी की तमाम परीक्षाओं की जांच की मांग की। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो घोटाले हो रहे हैं वो तो सबको दिख ही रहे हैं, सीटें पहले ही बिक जाती है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस से हुई झड़प में कुछ छात्रों को चोटें भी आई। छात्रों ने ऐलान किया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सिंगापुर की जमीन से ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे राहुल एक ऐसी जगह भी पहुंचे जिसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये जगह सिंगापुर इंडियन एसोसिएशन का क्लब हाउस था। इसकी आधारशिला भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1950 में रखी थी। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद राहुल एक यूनिवर्सिटी में हुए प्रोग्राम में पहुंचे। राहुल ने यहाँ से मोदी सरकार के खिलाफ तीखे हमले किए और दावा किया कि देश में डर का माहौल है। The idea of India that Gandhiji envisioned, but that is an idea that now being challenged. कार्यक्रम में राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल पूछा गया। जवाब में राहुल ने दावा किया कि देश की तमाम संस्थाएं खतरे में हैं। There is a challenge to the institutional structure of our country. सिंगापुर में राहुल गांधी ने भारतीय मूल के सीईओ से भी मुलाकात की और बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर कई बड़े हमले किए, लेकिन राहुल के इन हमलों से बीजेपी आग बबूला हो गई और राहुल गांधी पर पलटवार शुरू हो गए। बीजेपी ने राहुल पर विदेशों में भारत की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया। वो नहीं चाहते कि जो नरेंद्र मोदी जी बड़ी मेहनत से भारत की छवि सुधार चुके हैं वो बनी रहे। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपीए राज की याद दिलाते हुए राहुल पर तंज कसा। राहुल गांधी जी जो ज्ञान दे रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर होता ये ज्ञान वो जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब देते। हालांकि देश में मौजूद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज राहुल के बयानों के बचाव में लगी।